हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है पेपर 2022 का और 2023 का। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, और ये नहीं है कि वही एग्ज़ाम में आएंगे, लेकिन हाँ उससे रिलेटेड जो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आएंगे उसी से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, तो हो सकता है उससे थोड़ा इधर उधर क्वेश्चन करें, लेकिन रहेगा वैसे ही क्वेश्चन। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना, ये 2023 का है और ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। दोनों क्वेश्चन पेपर में, जैसे 23 वाले क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन है। कितने हैं? 10 क्वेश्चन है। इसमें लिखा है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। ये 2023 का है। अब पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी होता है। पहला क्वेश्चन क्या है? कंपलसरी है, जिसमें आपको क्या करना है, कंपलसरी होने का मतलब करना ही करना है। और वो जो पहला क्वेश्चन है वो यूनिट फर्स्ट से आता है। किससे आता है? यूनिट फर्स्ट से। चाहे आप फिजिक्स का मैकेनिक्स ले, वेव मोशन एंड मैकेनिक्स, चाहे आप ऑप्टिक्स की बात करें, जब भी आप बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो पहला क्वेश्चन होगा वो ज़्यादातर यूनिट फर्स्ट से आता है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो यूनिट फर्स्ट तैयार करनी है। क्या तैयार करनी है? यूनिट फर्स्ट। किस किस में? मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। ओके, सिमिलरली ऑप्टिक्स में भी, ये दूसरा आपका पेपर है ऑप्टिक्स का। इन दोनों में आपको यूनिट फर्स्ट तैयार करनी ही करनी है, और जो कि आपके पेपर में आएगा पहले क्वेश्चन में, जो कि आपको पास होने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा होता है और यूनिट फर्स्ट से आना है। तो यूनिट फर्स्ट अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, अब रहा माइनर और मेजर। हमें पता है कि माइनर में, मेजर में ये 2 पेपर हो गए, लेकिन माइनर में इनको मिला के 1 पेपर होता है, 1 पेपर, इन दोनों को मिला के। यानी कि 2 यूनिट इसकी होगी, 2 यूनिट्स, और 2 यूनिट्स इसकी होंगी। तो जो भी टॉपिक होंगे इन्हीं से होंगे। समझ गए कि नहीं? आपको ऐसा नहीं कहीं और से पढ़ना, बस ये होता है कि इसमें से बहुत सारे टॉपिक जो मेजर वाले होते हैं वो माइनर में कवर नहीं किए जाते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऐसा कोई टॉपिक हो जो मेजर में हो लेकिन माइनर में ना हो। ठीक है, तो अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें से ही मिलेगा। तो उसमें दोनों यूनिट से होता है। अब एक किसी का कमेंट आया था कि सर इसमें डेरिवेशन नहीं आते, थ्योरी आती। देखो बेटा, फिजिक्स का मतलब होता है डेरिवेशन होगा ही होगा। मान लीजिए आपसे पूछा जाए इसी मैकेनिक्स में न्यूटन्स के लॉ लिखिए, तो न्यूटन्स के 3 लॉ होते हैं। तीनों लॉ अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आधा पेज में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है ना? अब आधे पेज के लिए आपको कोई 15 नंबर नहीं देगा। इसका मतलब है आपको उसको ड्राइव करना भी आना चाहिए। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि कोई लॉ है तो कहीं से ड्राइव नहीं होगा। समझ गए हो कि नहीं? लेकिन ये ज़रूरी है कि लॉ को कैसे लिखना है मैथमेटिक्स में, ये आपको लिखना आना चाहिए। अब मान लीजिए आपसे मोमेंटम पूछ दिया जाए, लीनियर मोमेंटम पूछ दिया जाए, ठीक है ना। जैसे न्यूटन का सेकंड लॉ जो है, एफ है वो dp/dt है, ये प्रूफ करने के लिए आता है। ठीक है, यही न्यूटन का सेकंड लॉ है कि नहीं? अब कहोगे ये नहीं आएगा, नहीं ऐसा नहीं है, आता सब कुछ है, बस न्यूमेरिकल कम होते हैं माइनर में, मेजर में एक आध न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो पेपर्स बनते हैं वो खुद भी जानते हैं कि न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो आपको याद ये रखना है कि सारे डेरिवेशन करने हैं अच्छे से, इसकी थ्योरी अच्छे से तैयार करनी है दोनों की। ठीक है, अब ये हमारे पेपर हैं दोनों में यूनिट फर्स्ट आपको कंपलसरी है, करना ही करना है। बाकी अगर आपने यूनिट फर्स्ट को छोड़ के यूनिट सेकेंड एंड यूनिट थर्ड ही केवल 2 ही और कर ली तैयार,
तो आप पास नहीं, अच्छे नंबर आएंगे। पास होना तो अलग बात है, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि जो बचे हुए क्वेश्चन में है उसमें भी यूनिट फर्स्ट से आता ही आता है एक आध क्वेश्चन, यानी कि यूनिट फर्स्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे इसमें, जैसे कि पहला क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट का ही हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका हम मैकेनिक्स एंड वेव मोशन बताएंगे। वो जो पेपर है वो 13 तारीख को होने वाला, इसीलिए हम इसको तैयार करेंगे अभी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट द एक्सेलरेशन इज गैलीलियन इनवेरिएंट। प्रूफ क्या करना है, हम आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है दोनों ऐप में डाल देंगे, जिससे कि आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकें। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। आपको पता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्म करता है एक रेफरेंस फ्रेम से दूसरे रेफरेंस फ्रेम में। कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, 3 स्पेशल कोऑर्डिनेट्स हैं और एक टाइम कोऑर्डिनेट्स है, तो 4 कोऑर्डिनेट्स हो गए। इनको कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, हम मान लेते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। आपके पास 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि इनर्शियल है। कैसे हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये एक एस प्राइम है। हम कहते हैं एस प्राइम की जो वेलोसिटी है वो वी वेग से चल रहा है, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। ओके, अब क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, इसका मोशन वाई में और जेड में नहीं है, तो हम कहेंगे आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम अगर मैं इससे देखता हूं इस पॉइंट को, पी पॉइंट को, किस पॉइंट को, पी पॉइंट को, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स में, वाई में और जेड में, 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो हम कहेंगे जो टी टाइम बाद जो एक्स चेंज होगा, तो मैंने इसको लिख दिया एक्स प्राइम, क्योंकि ये एस प्राइम में लिख रहे हैं। एक्स प्राइम कितना हो जाएगा, एक्स टी टाइम में, क्योंकि इसकी वेलोसिटी v है, तो टी टाइम में ये यहाँ से कितना चला जाएगा, v इंटू टी, इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो x माइनस वी टी ये हो जाएगा। अब y जो हो जाएगा वो y ही रहेगा, z होगा वो z रहेगा, वैसे ही t प्राइम भी t ही रहेगा। टाइम इसमें चेंज नहीं होता है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा नहीं, उसमें टाइम भी क्या होता है, डिपेंड करता है पोजीशन पर। ठीक है, तो अब कहा गया है तुमसे कि एक्सेलरेशन देखना है। क्या देखना है, एक्सेलरेशन। आपको पता है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, a इज d2x ओवर dt2। या हम y के लिए लिखेंगे तो ax लिख देंगे, ay लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, d2y ओवर dt2। वैसे ही az लिखेंगे, ठीक है, az लिखेंगे तो d2z ओवर dt2 हो जाएगा कि नहीं। आपको क्या करना है, इसको डबल डिफरेंशिएट करना, 2 बार डिफरेंशिएट करना। अगर आपको 2 बार इसको डिफरेंशिएट करना है तो dx पहले फर्स्ट टाइम करेंगे, dx प्राइम ओवर dt इज इक्वल टू dx ओवर dt माइनस v, क्योंकि v कांस्टेंट है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हम t को करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये आ गया आपका वेलोसिटी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, u प्राइम इज इक्वल टू x डायरेक्शन में ux माइनस v। वेलोसिटी भी पूछ लेता है आपको कि वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन लिखिए। सेकंड, अगर मैं इसको एक बार और करता हूँ, क्या करता हूँ, एक बार और डिफरेंशिएट करता हूँ, तो ये हो जाएगा d2x डबल प्राइम dt2 इक्वल टू, इसको करेंगे तो d2x ओवर dt2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा 0। तो x में जो s प्राइम में जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है, जो आपके s फ्रेम में एक्सेलरेशन होगा। इनवेरिएंट का मतलब ही यही है, आफ्टर द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन वो क्वांटिटी कैसी रही, दोनों फ्रेमों में सेम रहे, चेंज ना हो, ये कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड नहीं करे। अगर ऐसी कोई क्वांटिटी है तो हम उसे कहते हैं इनवेरिएंट है। अब यहाँ पे गैलीलियन इनवेरिएंट है, यानी कि गैलीलियन जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं उसके बाद अगर कोई क्वांटिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी वही रहती है तो हम उसे कहते हैं इनवेरिएंट। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी देखो नहीं रहती है, तो वेलोसिटी इनवेरिएंट क्वांटिटी
नहीं है गैलीलियन में। अब ये x के लिए था, ऐसे ही हम किसके लिए निकाल सकते हैं, y के लिए भी निकाल सकते हैं। तो y के लिए हम इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, d2y प्राइम ओवर dt2 इज इक्वल टू d2y ओवर dt2, यानी कि ये ay प्राइम इज इक्वल टू ay। ये भी कैसा है, सेम है। सिमिलरली अगर मैं z के लिए लिखूंगा तो z के लिए भी यही हो जाएगा, d2 z प्राइम ओवर dt2 इज इक्वल टू d2 z ओवर dt2, यानी कि az प्राइम इक्वल टू az, यानी कि एक्सेलरेशन का z डायरेक्शन में कंपोनेंट किस फ्रेम में, s प्राइम फ्रेम में, ये एक्सेलरेशन का z डायरेक्शन में कंपोनेंट किस फ्रेम में, s फ्रेम में। ये हम देख सकते हैं कि ये कैसी है, इनवेरिएंट है। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसका दूसरा जो क्वेश्चन है कहता है एक्सप्लेन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट एंड इट्स नेगेटिव रिजल्ट। ओके, तो माइकलसन मोरले जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं ये 2022 और 2023 में आ चुके हैं, उसी से बता रहे हैं, पेपर से ही, यूनिट वाइज। तो कह रहा है कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट आपको बताना है। देखो, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट किस लिए किया गया था, पहले तो उद्देश्य उसका समझना है, क्यों किया गया था इसको। एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट था ईथर का, कि एक ऐसा कोई मैटर है जिसको हमें चेक करना है क्या यूनिवर्स उसी के अंदर डिप किया हुआ है। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ी बकेट है, उसमें पानी भरा हुआ है, पानी के अंदर पूरा कुछ चीज़ें हैं जो मूव कर रही है, तो हम कहेंगे कि ये जो पानी की तरह जो मटेरियल है उसे हमने ईथर कह दिया, हमारा यूनिवर्स उसी के अंदर डिप किया हुआ है। ओके, जब वो उसके अंदर है तो वो बैकग्राउंड में है, वो स्टैटिक रहेगा, रहना चाहिए। अब हम कहते हैं कि अगर वो ऐसा है तो उसके रिस्पेक्ट में जो हम वेलोसिटी देखेंगे, रिलेटिविटी यूज़ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, और फिर हम उसको क्लियरली कह सकते हैं कि वाकई ईथर है या नहीं है। तो उसमें करने के लिए क्या किया गया, दो मिरर लिए, दोनों परपेंडिकुलरली लगा दिए। ठीक है, इसको हमने M2 नाम दे दिया, इसको नाम M1 दे दिया। यहाँ पे एक स्लिट लगाई जो 45 डिग्री पर रखी हुई है, यहाँ पे एक सोर्स है। ठीक है, ये क्या है, सोर्स है, यहाँ से लाइट जाती है, इस पे इंसिडेंट होती है, यहाँ से दो जगह जाती है, एक तो M1 पर, दूसरा M2। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जाती है, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन जाती है। रिफ्रैक्शन होता है तो M2 पर जाती है, रिफ्लेक्शन होता है तो M1 पर। अब सॉरी, रिफ्लेक्शन होता है तो M2 पर और रिफ्रैक्शन होता है तो M1 पर। अब जब M पर पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगी ये लाइट रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वापस आएगी, इस पे भी पड़ेगी तो ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस आएगी। दोनों एक दूसरे से होते हुए यहाँ आपके पास ये टेलीस्कोप है, यहाँ पे क्या है, टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप रखी हुई है। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप इस इंस्ट्रूमेंट को लगा देते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा सोचिए कि दोनों आपके पास क्या है, मिरर रखे हुए हैं, अगर ये सोर्स यहाँ से आता है और रिफ्लेक्शन के बाद इस पे फिर वापस आता है यहाँ पे, और M2 से भी रिफ्लेक्शन के बाद इससे निकलता है, तो इन दोनों के बीच में कुछ पाथ डिफरेंस होगा। क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये पाथ डिफरेंस से फ्रिंज बनती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये इसका एक्चुअल मान लीजिए ये आपको एक्चुअल पैटर्न मिलता है फ्रिंजेस का। ओके, अब आपने यहाँ पे एक मार्क लगा दिया कि भाई ये मार्क है। अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि ये जो फ्रिंज पैटर्न है किस साइड शिफ्ट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब आपने क्या किया, इसको अर्थ पर लगा दिया,
ये हमारी अर्थ है। अर्थ में हम सारे पोल पे लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे, इस साइड भी लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये रोटेट करेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट कई बार किया गया, हर एक 6 महीने के इंटरवल पर भी किया गया, हर तरीके से इसको चेक किया गया। पाया ये गया है, ये तो हो गया आपका सेटअप और क्यों किया गया है। अब इसके निगेटिव रिजल्ट जो कहा है क्वेश्चन में कि इसके निगेटिव रिजल्ट पाया क्या गया। पाया ये गया है कि जो शिफ्ट है, शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंजेस क्या है, 0 है। यानी कि जो पाथ डिफरेंस पहले था इंस्ट्रूमेंट में, अब उसको अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पहले इस साइड रख रहे हैं अर्थ के, फिर इस साइड रख रहे हैं, तब भी इसमें क्या शिफ्ट नहीं हो रहा है, कोई भी शिफ्टिंग नहीं आ रही। ऐसा क्यों? जबकि ऐसा होना चाहिए, जैसे ही आप जाएंगे तो मिरर कुछ टाइम लगेगा ना लाइट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, तो ये तो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो मिरर यहाँ पहुँच जाना चाहिए M2', तो ये लाइट यहाँ इंसिडेंट होगी और फिर थोड़ी देर बाद और आगे जाएगी तो फिर यहाँ आएगी। इस तरीके से एक बनेगा पैटर्न, फिर जाके यहाँ से निकलेगी ना, यही होना चाहिए। लेकिन इसकी वजह से भी कोई भी यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं दिखी। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो ईथर लाइक मैटर, कोई भी ऐसा मैटर नहीं है जो ईथर नाम का हो, ईथर जैसा। यानी कि देयर इज नो एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है जो एब्सोल्यूट हो। ओके। तीसरा इसमें क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये जो स्पीड ऑफ लाइट है वो चेंज नहीं होती। ये इसके नेगेटिव रिजल्ट है, जो कि हम लोग किसी और उद्देश्य से इसको किया था लेकिन वो नहीं मिला, लेकिन हमें ये चीज़ें पता चल गई हैं। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है कि राइट डाउन द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ये भी जैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वैसे मैंने कहा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है? कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अनदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है होते वो है। ठीक है। तो हम लिख देते हैं जल्दी से, x इज इक्वल टू एक्स माइनस वी इंटू टी, वही रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर आ जाता है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ऐसे ही टाइम यहाँ पे चेंज होता है, x माइनस टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जो y है y प्राइम, जो y है वही रहेगा, y प्राइम y के बराबर, z प्राइम भी चेंज नहीं होगा, z के बराबर। इनको कहते हैं हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, ये कैसे है? कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर नेक्स्ट कहा गया है कि ड्राइव द फॉर्मूला फॉर एपरेंट लेंथ एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन यूजिंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें जैसे बहुत सारे हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो गया,
टाइम डायलेशन हो गया, ठीक है, इंक्रीज इन मास, मास इंक्रीज होता है, इनके सबके फॉर्मूले हैं। जैसे इसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ कम होती है तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको कहीं कहीं, इस पूरे को कहीं कहीं गामा कहा गया। क्या कहा गया, गामा। तो गामा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ऐसे भी कहा गया। तो लिखने का तरीका है, बीटा भी कहा गया, सब कुछ है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो ये लेंथ का हो गया, ये किसके, टाइम का हो गया। तो टाइम t इज इक्वल टू टी नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हम लोग कर चुके हैं सब। मास का, इंक्रीज इन मास, m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। अब लेंथ वाला हमें निकालना है। लेंथ वाला कैसे, हम लोग कर चुके हैं एक बार। क्या कर चुके हैं, ये तीनों को तुम्हें तैयार करना है। क्या करना है, इन तीनों को तैयार करना है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, आप मान लेंगे कि ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें आप इस रोड को मेज़र करते हैं। ये एस फ्रेम है, ये रेस्ट पर है, अभी किस पर है, रेस्ट पर है। या हम कहेंगे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ये रॉड कैसी है, रेस्ट पर है। तो हमने इसकी जो लेंथ है वो हमने मान ली, ये x1 हो गई, ये x2 हो गई, और ये लेंथ हो गई, इनिशियल लेंथ है L नॉट। तो L नॉट कितनी हो गई, L नॉट हो जाएगी x2 माइनस x1। कहाँ से ले रहे हैं हम, यहाँ से ले रहे हैं। ये जो डिस्टेंस है वो x1 हो गई, यहाँ से ये डिस्टेंस हो गई x2 हो गई। तो ये x2 माइनस x1 बचेगा। ये यहाँ से यहाँ तक x2 है और ये यहाँ से यहाँ तक x1 है। तो x2 माइनस x1 करोगे तो ये निकल आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कितनी से, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो उसमें हम देखेंगे ये कैसे कोऑर्डिनेट्स हमें दिखेंगे, कौन, x1 और x2। तो आपको इनवर्स कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट प्लस कर देना, जस्ट क्या कर देना, प्लस। जैसे x प्राइम इज इक्वल टू होता है x माइनस बी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर इन्वर्स करेंगे तो x इक्वल टू एक्स प्राइम माइनस वी टी प्राइम अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ओके। तो अगर मैं बात करूं x2 की, तो x2 कितना हो जाएगा, x1 प्राइम माइनस वी टी प्राइम। अब t1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप एक साथ मेजर कर रहे हैं, एक ही इंस्टेंट पे आप मेजर कर रहे हैं x1 और x2 को। वैसे ही हम एक ही इंस्टेंट पर मेजर कर रहे हैं x1 प्राइम और x2 प्राइम, उस रॉड की दोनों लेंथ को एक ही टाइम पर मेजर कर रहे हैं। अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ऐसे ही x1 कितना हो जाएगा, ये x2 है, ठीक है। तो x1 क्या हो जाएगा, तो x1 प्राइम माइनस वी टी प्राइम अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू कहाँ रख दोगे, एल नॉट पे। तो जैसे ही एल नॉट पे रखोगे और एल को हम डिफाइन कर देते हैं x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा केवल x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये है एल, तो L इज इक्वल टू होगा एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस तरीके से ये आपके पास फॉर्मूला आ जाता। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से पूछा गया है, क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन है, ये बहुत आते हैं एग्जाम में। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है, यानी कि यूनिट फर्स्ट बहुत अच्छे से तैयार करना है। यूनिट फर्स्ट में कोई कोताही नहीं करनी है कि भाई जो मैं बता रहा हूँ केवल वही क्वेश्चन पढ़ने, नहीं, तैयार अच्छे से करना, तभी आप कुछ कर पाओगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है ड्राइव द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर
रिलेटिविस्टिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, कौन सा फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। एक मिनट रुकना जरा। ओके, तो अब यहाँ पे हमें इस फॉर्मूले को निकाल के लाना है। कैसे निकाल के लाएंगे? आपको आइंस्टाइन एनर्जी रिलेशन पता है, आइंस्टाइन का E इज इक्वल टू होता है एम सी स्क्वायर, होता है कि नहीं? ठीक है, और P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी। सिमिलरली यहाँ पे m को चेंज करना है, क्योंकि हमें m पता है m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देनी है। ठीक है, कैसे? जैसे ही आप E का स्क्वायर करेंगे तो ये एम सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे आप इस P का स्क्वायर करके C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो E इक्वल टू हो जाएगा, अब मैं इसको लिख रहा हूँ, E इक्वल टू हो जाएगा एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये है m इंटू सी स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट है पी सी, तो हम लिखेंगे, हमें सिद्ध करना है ई माइनस पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर एम नॉट की पावर 2 सी की पावर 4 आना चाहिए। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यही तो निकालना है। ई हो गया आपके पास P इंटू सी, तो इसको आप करना है P एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, इंटू वी, P इंटू सी, यानी कि एम नॉट सी वी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, पी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर कर दिया तो एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, इनकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देनी है। ओके, क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये है, तो एम नॉट की पावर 2 सी की पावर 4 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस पी सी स्क्वायर कितना है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ से एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बचेगा, या इसको भी कॉमन ले लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। यहाँ पे हमने ये पूरा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस, क्योंकि एम नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, सी स्क्वायर बाहर आया तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर यहाँ बचा, ये भी बाहर आ गया तो ये बचा आपके पास, सॉरी यहाँ पे अंडर रूट नहीं होगा, ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब ये इसके साथ है तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4 किसके बराबर है, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। प्रूफ हो गया, यही तो हमने किया था, इसमें वैल्यू रखी, हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये आ गया, आपका रिलेशन प्रूफ हो गया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, obtain relativistic relation between momentum and kinetic energy।
किस किस के बीच में लिखना है, मोमेंटम के बीच में और काइनेटिक एनर्जी। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू होता है एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये होता है E, तो E इज इक्वल टू माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है। हमें क्या क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन निकालना है, यानी कि हमें ऐसा फॉर्मूला लिखना है जो K एंड P के पर डिपेंड करे, ठीक है, यानी कि दोनों हो इसमें। तो E इज इक्वल टू हो गया K प्लस का एम नॉट सी स्क्वायर हो गया। ओके, अब आपको पता है E इज इक्वल टू, अभी हमने किया था E इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। E की वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा K प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। पानी नहीं रखा है यार, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस 2k एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। इसको इस तरफ लेके जाओगे माइनस का हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे ये आ जाएगा। तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा के स्क्वायर प्लस का 2k एम नॉट सी स्क्वायर, ये आ गया। तो यही रिलेशन हो गया, यही क्या हो गया, रिलेशन। और आगे इसको प्रूव करना है और थोड़ा आगे करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से स्क्वायर रूट लो लोगे, तो ये हो जाएगा पी सी इज इक्वल टू अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 2k एम नॉट सी स्क्वायर हो जाएगा। सी भी इधर लेके आओ तो पी इज इक्वल टू 1/c अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 2k एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 2, ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया है एक्सप्लेन द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कह रहे हैं न्यूटन का, आपको एक्सप्लेन करना है। फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि प्रूव दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि पहले तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, न्यूटन का सेकेंड लॉ एक्सप्लेन करना है। फिर आपको करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। ये यार सही कि ये गर्म पानी है, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा है, बना रहना, दोबारा दे जाना। आपको दोनों चीज़ें करनी है। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है, इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कैसे, सडन, जैसे कोई रेस्ट पे है एकदम से मोशन में आए तो आप क्या करेंगे, उस पर फोर्स लगाएंगे। दैट विल बी हैपन ओनली इफ एंड ओनली इफ, जब उस पर क्या हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है एक वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो क्या उस पर फोर्स लग रहा है, नहीं, क्योंकि उसमें वेलोसिटी में चेंज ही नहीं, यानी कि उसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलता जा रहा है। दैट मीन्स वहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। यही पूरा जो है वो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा। क्या चेंज होगा, मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, यही आपको प्रूव करना था। अब ये आपको पता है कि सिंपल है एकदम, हम एकदम सिंपल तरीके से देखेंगे। मोमेंटम क्या होता है,
मोमेंटम क्या है, P इज इक्वल टू m इंटू वी, यही तो मोमेंटम है। अब इसको चेंज कर दो, वेक्टर लगा दो, dp ओवर dt इज इक्वल टू d ओवर dt m इंटू वी वेक्टर, और m बाहर आ जाएगा तो dv ओवर dt, m यहाँ पे हम कांस्टेंट मानेंगे क्योंकि रिलेटिविस्टिक क्या नहीं है, मास नहीं है। अब वो भी चेंज होता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्पीड पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ओके, सो ये हो जाएगा। अब हमें पता है कि dv ओवर dt होता है एक्सेलरेशन m इंटू ए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड f एक्सटर्नल, यानी कि dp ओवर dt क्या हो गया, आपका एक एक्सटर्नल फोर्स, यही प्रूफ करना था, सिंपल है, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं न्यूटन्स के लॉ से, तो अब लिखना भी था न्यूटन्स का लॉ और इसको क्या करना था, प्रूव भी करना था, तो आप ये नहीं कह सकते ये नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बताइए तथा प्रूव दैट द कर्ल ऑफ एफ इज 0, जहाँ पे एफ क्या है, सेंट्रल फोर्स है। तो सबसे पहले कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं ये देखने हैं, कौन कौन से कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात हो रही है, ऐसा फोर्स जिससे वर्क किया जाए, नहीं बस बताने ही वाले हैं, यूनिट फर्स्ट थोड़ा महत्वपूर्ण है तो बस उसके डेरिवेशन, बाकी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन नहीं, क्यों, ठीक है, हाँ 15-20 मिनट, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ये पाथ पे डिपेंड करता है। अगर वर्क जो है अगर पाथ पे डिपेंड ना करे, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ये पाथ पर डिपेंड करे, वर्क डन। ध्यान ये रखना है कि क्या चीज डिपेंड करे, वर्क। जाओ 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 जाओ, ठीक है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स है जिससे वर्क किया जाए तो वो वर्क पाथ पर डिपेंड ना करे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, ऐसा फोर्स होगा जिससे वर्क किया जाएगा लेकिन वो पाथ पर डिपेंड होगा। किस पर डिपेंड होगा, पाथ पर डिपेंड होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे ये जो फोर्सेस होते हैं वो होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये पोजीशन का फंक्शन होते हैं। किसका होते हैं, पोजीशन का फंक्शन होते हैं, पोजीशन पर डिपेंड करेगा। ये वेलोसिटी का फंक्शन होता है, किसका होता है, वेलोसिटी का। हमेशा नहीं, हमेशा ऐसा नहीं है लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है, ठीक है। फिर कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल हो गए, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये दोनों 1/r² के फॉर्म में होता है, ठीक है, दोनों पोजीशन पर डिपेंड करते। ये वेलोसिटी, जैसे कि विस्कस फोर्स है, क्या है, 6π∗r × v, यहाँ पे ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता है मोस्टली। लेकिन एक लॉरेंज फोर्स होता है, क्या होता है, लॉरेंज फोर्स होता है, जो कि आप मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से पढ़ते हैं। वो क्या होता है, वेक्टर E + Q लिख लिया है, V × V। यहाँ पे ये वाला फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है जो कि मैग्नेटिक फोर्स है, तो ये क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स है, बट ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो हमेशा नहीं होगा लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा होता है,
यहाँ पे जैसे विस्कोसिटी हो गई, विस्कस फोर्स हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ड्रैगिंग फोर्स हो गए, ऐसे ये सारे फोर्सेस होते हैं। इसमें एनर्जी लॉस होती है, इसमें एनर्जी लॉस नहीं होती, क्योंकि इसमें एनर्जी कंजर्व होती है। ठीक है, अब कहा है कि आपको दिखाना है कर्ल ऑफ एफ इज ऑलवेज जीरो, यानी कि ये कंडीशन ऐसे, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर एफ इक्वल टू जीरो, जहां पर एफ क्या है, वेक्टर एफ क्या है, वेक्टर एफ जो है एफ का मैग्नीट्यूड और आर कैफ है, और आर कैफ क्या होता है आपको पता है, वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो कर्ल ऑफ एफ वेक्टर आर अपॉन आर, तो ये बाहर हो जाएगा, एफ बाहर हो जाएगा और आर भी बाहर हो जाएगा क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। तो कर्ल ऑफ वेक्टर आर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका कर्ल, किसका कर्ल, कर्ल ऑफ आर वेक्टर आर क्या होता है, जीरो होता है। कैसे होता है, इसको सिंपल, एकदम सिंपल है, कर सकते हो आप। क्या करेंगे, यहाँ पे इसका आपको फॉर्मूला पता है, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जी कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप होता है कि नहीं। तो आई जे के यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे इसके कंपोनेंट रखेंगे, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड। यहाँ पे आर के कंपोनेंट रखेंगे, वेक्टर आर जो होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यहाँ पे रखेंगे एक्स वाई जेड। आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है, आप निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा 100%। तो इसीलिए आर का कर्ल वो क्या होता है, जीरो होता है। तो एफ का, कौन सा एफ, जो सेंट्रल हो, सेंट्रल फोर्स हो, वो क्या होगा, जीरो होगा। इसीलिए सारे के सारे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर होता है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, ठीक है, सेंट्रल फोर्स ही हुआ। ठीक, ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या तो अवे फ्रॉम द, जैसे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रेपल करेंगे, तो वो अवे फ्रॉम द क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो टूवर्ड्स द सेंटर हो जाएगा। इस तरीके से ये सारे सेंट्रल फोर्स के एग्जाम्पल हैं, इसीलिए ये कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स भी होते हैं। दोनों तरीके से आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंजर्वेशन फोर्स, ये भी कहा गया तुमसे कंजर्वेशन फोर्स क्या होता है। नेक्स्ट कहा गया है कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स अराउंड द क्लोज पाथ, क्लोज पाथ का इंटीग्रल, यानी कि क्लोज पाथ का इंटीग्रल का मतलब है क्लोज ऑफ एफ डॉट डी आर वैक्टर इज इक्वल टू जीरो। अब आप क्या करें, एक पाथ ले लें ए से बी, ठीक है, ए से बी जाते हैं, फिर बी से ए वापस आ जाते हैं। तो इस इंटीग्रेशन को तोड़ेंगे तो कितना होगा, ए से बी हो जाएगा एफ डॉट डी आर, ठीक है, प्लस बी से ए हो जाएगा एफ डॉट डी आर वैक्टर। और आप देखेंगे ये जो है, इसको जब आप करेंगे तो वो आ जाएगा ए वी एफ मैग्नीट्यूड में, इसको आगे करेंगे तो एफ इंटू डी आर हो जाएगा, ये माइनस, क्योंकि ये वेक्टर अगर अवे फ्रॉम द वेक्टर क्या लोगे, प्लस लोगे आर कैप, तो यहाँ की तरफ माइनस आर कैप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का वी से ए एफ डी आर। ये दोनों सेम रहेंगे, यानी कि वर्क डन ए टू वी जाते हैं तब, वर्क डन वी टू ए जाते हैं तब, दोनों कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही है और क्या है आपका फोर्स भी वही है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए क्लोज पाथ पर जो वर्क होता है किससे, सेंट्रल फोर्स से या कंजर्वेटिव फोर्स से, वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है एंगुलर मोमेंटम अंडर द सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज कंजर्व, ये शो करना है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेटिव फोर्स में हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो आपको पता है टॉर्क इज इक्वल टू होता है डी जे ओवर डी टी। जे होता है एंगुलर मोमेंटम, यानी कि जे इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी। टाउ इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है, अगर मान लीजिए ये टाउ जीरो हो जाए तो डी टी डी जे ओवर डी टी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम इसको देख लेते हैं, टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर और ये क्रॉस एफ आर कैप हो जाएगा। फिर से हम आर कैप को चेंज कर देंगे, एफ आर कैप को करेंगे आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर, इसको बाहर ले लेंगे, एफ अपॉन आर बाहर आ गया तो आर क्रॉस आर वेक्टर ये हमेशा जीरो हो जाएगा, क्योंकि आई क्रॉस आई जीरो होता है, वैसे ही ये क्या हो जाएगा, जीरो। सेंट्रल फोर्स में तो टॉर्क जीरो है, टॉर्क जीरो होने का मतलब है डी जे ओवर डी टी जीरो है। डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में तब जीरो है जब जे कांस्टेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ ये चेंज नहीं होगा। यही से प्रूफ करना था कि सेंट्रल फोर्स में हमेशा, सेंट्रल फोर्स में हमेशा ऐसा होगा, सेंट्रल फोर्स में, क्योंकि सेंट्रल फोर्स का यही तो फॉर्मूला होता है। ओके, ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट यूनिट से, इसी से रिलेटेड आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। ठीक है, सेकेंड यूनिट से जो क्वेश्चन आते हैं वो कहता है कि एक्सप्लेन इलास्टिक कोलिजन एंड ड्राइव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, सो दैट द हेड ऑन कोलिजन इलास्टिक कोलिजन ट्रांसफर एनर्जी ऑफ द मैक्सिमम व्हेन देयर मास रेशियो इज यूनिटी। वो कह रहा है कि मास रेशियो कैसा है, यूनिटी में है। तो आपको वेलोसिटी के फॉर्मूले मैंने निकाले थे, क्या वेलोसिटी के फॉर्मूले निकाले। कोलिजन आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, इसका हमने पूरा डेरिवेशन करवाया, वेलोसिटीज निकाली थी। जैसे v2 वेलोसिटी आई थी माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और ये u2 प्लस 2m1 अपॉन m1 इंटू m2 प्लस m2 इंटू u1। v1 आया था m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो जाएगा u1 प्लस 2m2 m1 प्लस m2 और ये u2। ओके, इस तरीके से आपके पास क्या है, फॉर्मूले हैं। अब आपको क्या करना है, ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ट्रांसफर हो। आप एक केस ले लीजिए, केस क्या है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए ये है और बी ये है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कब होगी ये देखना है। अब हम मान लेते हैं कि अगर ये रेस्ट पर है और ये u1 वेलोसिटी से कहाँ की आगे की तरफ बढ़ रहा, तो ये इसको क्या करेगा, कोलाइड करेगा। कोलिजन के लिए ये कंडीशन हमेशा होती है कि u1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन u2, तब तक कोलिजन होगा। अगर u2 ज़्यादा होगा u1 से तो कोलिजन नहीं होगा, क्योंकि वो आगे बहुत तेज़ी से चलता जाएगा। ठीक है, तो कभी मिलेगा नहीं तो कोलिजन नहीं होगा। कोलिजन होने के लिए ये कंडीशन है। अब हमने मान लिया कि ये जो u1 है वो u2 है वो जीरो हो जाए। जैसे ये जीरो हो गया, u2 क्या हो गया, जीरो हो गया, हमारे पास क्या बचा, ये बचा। ठीक, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते। ओके, अब हम क्या करेंगे, जैसे ही u2 जीरो करेंगे तो v2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ये तो जीरो हो गया, हमारे पास बचा 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 और u1। इस पे डिपेंड करेगा। काइनेटिक एनर्जी के जो होता है वो होता है 1/2
अब दूसरे वाले की काइनेटिक आफ्टर कोलिजन देख रहे हैं, तो ये m2 है लेकिन वेलोसिटी कितनी होगी v2 स्क्वायर, आफ्टर कोलिजन है तो v2 स्क्वायर होगी, और v2 ये है। काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम होगी? आफ्टर कोलिजन, ये बताना। तो इसका मतलब है कि v2 ज़्यादा होना चाहिए, ये मैक्सिमम हो जाए। ये मैक्सिमम होने के लिए m1 m2 इस पर डिपेंड करेगा और u पर। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट x इक्वल टू m2 अपॉन m1, ठीक है। m1 बाहर ले लेते हैं, तो v2 हो जाएगा 2 m1 कॉमन लिया तो 1 प्लस m2 अपॉन m1 हो जाएगा, ये u1 हो जाएगा। तो v2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये m1 से m1 कैंसिल, 2 1 प्लस m2 अपॉन m1, ओके। ये हो गया। यहां से आपको दिख रहा है कि क्लियरली ये वैल्यू उठा के कहाँ रख देनी है, यहाँ पे रख देनी। तो काइनेटिक एनर्जी के कितना हो जाएगा, m2 1/2 1/2 और v2 का स्क्वायर यानी कि 4 1 प्लस m2 अपॉन m1 का स्क्वायर। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 m2 और u1 का स्क्वायर, m2 1 प्लस m2 अपॉन m1 और स्क्वायर u1 स्क्वायर। अब m1 का ऊपर m1 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 m2 अपॉन m1 हो जाएगा, ये इंटू m1 u1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस m2 अपॉन m1। तो हम देखेंगे अब ये अगर मैंने इसको x माना तो यहाँ पे x रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो प्रोपोर्शनल होगा वो x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, इस पर डिपेंड करेगा। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी कि इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे काइनेटिक एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू क्या, x, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि हमको डिफरेंशिएट करना है d/dx x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हमें जो इक्वल टू क्या कर देना, 0, क्योंकि मैक्सिमम निकालना है। इक्वल टू 0 करोगे तो मुझे x इक्वल टू 1 मिलेगा। जैसे ही x इक्वल टू 1 मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि m2 अपॉन m1 इक्वल टू 1, यानी कि m2 इक्वल टू m1, यानी कि दोनों मास जब सेम होंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी। और दूसरी कंडीशन ये भी है कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए, रेस्ट पर होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। तुमसे पूछा जाता है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी से रिलेटेड फिर पूछा जाता है एक्सप्लेन पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। फिर कहा जाता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क निकालना, ये क्वेश्चन है। थ्योरम आप लोग पढ़ लीजिए उससे, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल कह सकते हो, न्यूमेरिकल टाइप के ही है, वही हम ज़्यादा कर रहे हैं, और डेरिवेशन टाइप के जो मुझे लग रहा है, क्योंकि इतना पूरा नहीं हो सकता है कि 1-2 घंटे में हम पूरा जो 4 यूनिट है वो कवर कर लें, ठीक है। जो ज़रूरी है वो हम करते जा रहे हैं, थोड़ा टाइम भी देखना है। तो कहा गया है कि कोई डिस्क है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, डिस्क होगी या रिंग होगी, तो डिस्क के ये सामने की तरफ, तुम्हारी एकदम सामने की तरफ है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस, और ये है एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, जेड आपकी तरफ है, ठीक है। आपको पता है जेड एक्सिस के अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होता है, आई, इसको हम जेड नाम दे देते हैं, वो होता है 1/2 m, अगर m मास है, रेडियस r है, इतना हो जाएगा। फिर वो कहता है इसी के कैसा हो,
पैरेलल हो, यही कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि टेंजेंट लेइंग इन द प्लेन ऑफ डिस्क, ये डिस्क का प्लेन है, इसी पे टेंजेंट डाल दिया, उसी प्लेन में ये है टेंजेंट, तो यही हुआ टेंजेंट। अब ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है, और ये किसके बराबर है, h के बराबर हो जाएगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दोगे। अब क्या लगा दोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कब, जब आप यहां से इसके अराउंड, x के अराउंड आप निकाल लोगे। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम निकालनी है, लगानी है। कौन सी लगानी है, परपेंडिकुलर एक्सिस, क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो हम कह सकते हैं आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई होगा। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, दोनों बराबर है तो 2 आई एक्स हो गया। और आई जेड आपका कितना है, 1/2 एम आर स्क्वायर, ये नीचे जाएगा तो आई एक्स हो जाएगा 1/4 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हम आईसीएम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आईसीएम। तो आपके पास परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है, क्या कहती है कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी भी एक्सिस के अराउंड, वो है सेंटर ऑफ मास से जो वो जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके अराउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और उस ऑब्जेक्ट का मास प्लस उन दोनों एक्सिस के कौन कौन से, सेंटर ऑफ एक्सिस, सेंटर ऑफ मास का एक्सिस और एक्सिस ऑफ रोटेशन जिससे आप निकाल रहे हो, उन दोनों के बीच का क्या, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू हो जाए, आई सी क्या है 1/4 एम आर स्क्वायर हो गया, प्लस का ये m हो गया, और r बराबर है, h बराबर है r, तो यहाँ पे 4 एलसीएम आएगा तो 5 एम आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ऐसे आपको I निकाल लो, कई तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन कहते हैं कि आपको एक टॉर्सन रिजिडिटी निकालनी है सॉलिड सिलेंडर की, ये भी हम लोग कर चुके हैं। एक सॉलिड सिलेंडर होगा ऐसे, ठीक है। आप क्या करेंगे, जैसे ही आप इस पे कपल लगाएंगे यहाँ पे, तो इसमें क्या आ जाएगा, चेंज आएगा, और दो तरीके से चेंज आएगा। ये तो हम सामने से देख रहे हैं, और जब हम इसका सरफेस देखेंगे तो इस तरीके से भी चेंज आएगा, मुड़ेगा ना ऐसे अटन। और ये वाला एक्सिस क्या होता है, ये फिक्स्ड है, ये क्या है, फिक्स्ड है, और ये फ्री है। आप इसी को रोटेट कर रहा है, ऐसे क्या कर रहे हैं, ऐंठ रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ऊपर से भी चेंज आएगा, जिसको हम फाई कहते हैं, इसको हम थीटा कहे थे, क्या कहे थे, थीटा कहे थे। इससे हम क्या निकालते हैं, बेंडिंग निकालते हैं, कितना टॉर्सन आता है इसमें, ठीक है। ये हम लोगों को करना है, कर लेना इसको। फिर तुमसे कहता है कि यंग मॉडुलस, आपके पास 4 मॉडुलस होते हैं, चारों मॉडुलस के बीच में हमने क्या रिलेशन निकालना बताया है। जैसे यंग मॉडुलस हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गई, जिसको हम ईटा से भी कभी कभी डिनोट करते हैं, किससे, एन से या ईटा से। बल्क मॉडुलस हो गया, जिसको बी से या के से डिनोट करते हैं। पॉइजन रेशियो हो गया, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये लेटरल और क्या टेंजेंशियल स्ट्रेन का बीच का रेशियो है। इन चारों के बीच में रिलेशन निकालना मैंने बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। तो इन चारों के बीच में रिलेशन निकालना है, उन्हीं से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है ना। अगर ये सही से तुमने कर लिया ना तो एक क्वेश्चन इससे जरूर आ जाएगा, कन्फर्म है एकदम, ये मान लो। कैसे आएगा वो डिपेंड करेगा। बेंडिंग ऑफ कैंटिलीवर, जैसे ये जो टॉपिक है ना लास्ट वाला है, लास्ट वाले जो टॉपिक है यूनिट सेकंड के, इलास्टिसिटी से रिलेटेड, बेंडिंग ऑफ बीम से लेके टॉर्सन वाला, इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे आपके एग्जाम में, हो सकता है 3 क्वेश्चन। तो यूनिट फर्स्ट जितना महत्वपूर्ण हो उतना ही यूनिट सेकंड महत्वपूर्ण है। थर्ड से थोड़े कम आते हैं क्वेश्चन, थोड़े क्या आते हैं, कम आते हैं। फोर्थ से भी थोड़े कम आते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि बेंडिंग ऑफ कैंटिलीवर, 2 प्रकार की हमने बीम पढ़ी है, कैंटिलीवर बीम, सपोर्टेड बीम। दोनों में से कोई एक आ जाएगा, जैसे अभी कैंटिलीवर बीम का आया, हो सकता है कैंटिलीवर बीम का ही आ जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली है कि सपोर्टेड बीम का आ सकता है। इसके कई केस हैं, ठीक है, उनमें से सारे केस पढ़ने हैं, सब बहुत अच्छे से कराए गए हैं, अच्छे से तैयार करना है इनको। नेक्स्ट आपका यूनिट थर्ड आता है। यूनिट थर्ड में
जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो केपलर्स लॉ है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? केपलर्स लॉ है। केपलर्स लॉ को कई तरीके से पूछा गया। सबसे ज़्यादा जो थर्ड लॉ और सेकंड लॉ पूछा जाता है। कौन कौन सा? थर्ड लॉ और सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में पूछा जाता है कि दिखाइए कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है उस पर डिपेंड करता है, तो आपको सीधा डेरिवेशन। फिर उसमें ये दिखाएगा कि सेंट्रल फोर्स, जैसे अभी क्वेश्चन किया गया था, सेंट्रल फोर्स में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, तो वो हम लोगों ने किया ही है, ठीक है। फिर उससे किया जाता है कि न्यूटन के नियम से, न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ से थर्ड लॉ निकालिए। न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ, F इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। इससे आपको थर्ड लॉ निकालना है, क्या? AQ या RQ, इसको निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, टाइम पीरियड का आपको पता है 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी v, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालिए, रखिए, यहाँ से ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी। जैसे ही आप रखेंगे यहाँ पे ओपन करेंगे, स्क्वायर करेंगे, अपने आप ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। 2 पाई r क्यों लेंगे? क्योंकि ये इसके चारों तरफ इसी तरीके से तो रोटेट करेगा। इसमें टाइम पीरियड निकालना है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी किसी वेलोसिटी से ही तो रिवॉल्व करेगा। आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है कि नहीं होता है? टाइम आपको निकालना है तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको स्पीड पता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना कवर करेगा? यहां से पूरा कंप्लीट एक साइकिल में 2 पाई r होता है, बस आ जाएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी? ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालते हैं m v स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू, एक ये फोर्स लगेगा क्योंकि ये क्या करेगा? मोशन करेगा ना बाहर की तरफ, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। इसी का तो नियम का यूज करना है। यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी v निकाल लेंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल r। ये वैल्यू यहाँ रखोगे, स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाएगा, ये पावर तो 3 पावर आ जाएगी, हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट जो हम लोग यूनिट पढ़ रहे थे उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है हार्मोनिक ऑसिलेशन। हार्मोनिक ऑसिलेशन में जो डैम्प ऑसिलेशन, हाँ सेकंड थर्ड यूनिट में और भी महत्वपूर्ण है। जैसे आपका सबसे और दूसरा टॉपिक इसका जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, उसकी हाइट क्या होगी, और उसके बारे में आपको लिखना आना चाहिए। तो यही आएगा, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं आता है यूनिट थर्ड से। यूनिट फोर्थ से आपके 3-4 टॉपिक हैं जो बहुत आते हैं, जैसे क्वालिटी फैक्टर, रिजोनेंस हम लोग पढ़े हैं, क्वालिटी फैक्टर भी पढ़ चुके हैं, रिजोनेंस भी अभी अभी खत्म किए हैं, तो उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन, ये भी बहुत पूछा जाता है। फिर इससे आगे आओगे प्रोग्रेसिव वेव और उसमें एनर्जी, प्रोग्रेसिव वेव और उसमें एनर्जी कैसे जीरो होती है, इस पर एक क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैं आपको इन क्वेश्चंस को, क्वेश्चन पेपर को भेज दूंगा। दोनों क्वेश्चन पेपर आपके उसमें पड़े होंगे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके ऐप में पड़े होंगे, ऐप से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए और इनको फिर से एक बार अभी जाके रात में, क्योंकि सुबह आपका पेपर होगा, तो रात में अच्छे से जाके पढ़ लीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए, आप अच्छे से करिए। एक्चुअली इस बार हम लोगों को थोड़ा कम टाइम मिला है, हमने थोड़ा लेट ही स्टार्ट किया था, मैंने ही लेट, क्योंकि मैं लेट से आया था। तो नेक्स्ट सेमेस्टर में एकदम कहता हूँ कि 100% नहीं तो 99% श्योर करता हूँ कि आपका पूरा सिलेबस होगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको क्या मिलता जाएगा, हर यूनिट से बेस पर जितने भी क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव, वो सीट आपको वही ऐप पर मिलती जाएगी, ठीक है ना। तो हमारे साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट सेमेस्टर भी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए। हाँ, ऑप्टिक्स वाले पेपर का भी हम क्या क्वेश्चंस जो होंगे महत्वपूर्ण, वो हम तुम्हें भेज देंगे, उसी ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है। मौका टाइम मिलेगा तो हम थोड़ा बात भी करेंगे तुम लोगों से। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।